वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रीवियस सर। तो आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ओके, वो टॉपिक है हमारे डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, यानी कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशंस के दौरान क्या वुमेन्स का भी कुछ डिमांड था, उन लोग का भी कुछ रेवोल्यूशंस था, जिस हिसाब से वहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू से कि सभी वहाँ के सिटीजन्स अपने अधिकार के लिए और मोनार्की के खिलाफ जो रेवोल्यूशन कर रहा था, तो क्या इसी में से वुमेन्स का भी रेवोल्यूशन जुड़ जाते। तो इसी को आज हम लोग इस क्लास के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। सो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ओके, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वुमेन का जो स्टेटस था फ्रांस में वो कैसा था, वो हम पहले देखेंगे कि स्टेटस ऑफ द फ्रेंच वुमेन और द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन फ्रांस, कि उन लोगों का पोजीशन कैसा था, उन लोगों का कंडीशंस कैसा था। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वुमेन्स जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, यानी कि जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करती थी, तो वो वुमेन्स क्या करती थी, सिमस्ट्रेसेस यानी कि स्विंग का काम, ये स्विंग सिलाई करने का काम करती थी। एंड बहुत सारे वुमेन्स यहाँ पर लॉन्ड्री ड्रेसेस यानी कि लॉन्ड्री का काम जो कपड़े वॉशिंग करने का काम भी करते थे। एंड बहुत सारे वुमेन्स फूल्स फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स भी थे। बहुत सारे वुमेन्स जो रिच पीपल के घर में काम करने के लिए भी जाते थे। तो ये जो फ्रांस का वुमेन्स हो गया, उन लोगों का ये वर्किंग कंडीशंस हो गया कि वो लोग क्या क्या करते थे। वो सिमस्ट्रेसेस भी थे, यानी कि स्विंग का काम भी करते थे। लॉन्ड्रेसेस का काम भी, लॉन्ड्री का काम भी करते थे। वो लोग मार्केट में फ्लावर्स बेचने का काम भी करते थे, फ्रूट्स सेल करने का काम भी करते थे, वेजिटेबल सेल्स करने का काम भी करते थे। उसी के साथ साथ वो लोग अमीर यानी कि रिच पीपल के घर में काम करने के लिए भी जाते थे। सो उसके अलावा भी वो लोग घर में कुक करना हो, चाहे पानी का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करना हो, चाहे ब्रेड के लिए एकदम लाइन में क्या रहना हो, खड़ा रहना हो, और अपने फैमिली का देखभाल करने के बाद अगर हम करेंगे तो ज़्यादातर फ्रेंड्स के वुमेन से ये सब चीज़ों का देखभाल करते थे। तो ये था उन लोगों का जो काम है जो डेली जो बेसिस में वो लोग करते ही थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर दे डिड नॉट हैव एनी राइट्स और दे डिड नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एजुकेशन, यानी कि उन लोगों को क्या नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, शिक्षा यानी कि एजुकेशंस नहीं दिए जाते थे। अगर शिक्षा दिए भी जाते थे एजुकेशंस, जो नोबिलिटी और क्लर्जी का जो फैमिली से बिलोंग करते या तो कोई रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्हीं लोग को एजुकेशंस प्रोवाइड किए जाते थे। वो भी रेयरली एकदम कम मात्रा में वुमेन्स को एजुकेशंस प्रोवाइड किए जाते थे। स्किल ट्रेनिंग्स का तो कोई बात ही नहीं है। अगर एजुकेशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग देने का तो कोई बात ही नहीं रहा। वो भी कम ही था उस टाइम। एंड अगर कोई वुमन बाहर जाकर काम भी कर रहा है तो उन लोगों का जो वेजेस वो बहुत ही कम हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू मेन, यानी कि देयर वाज अ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमन रिगार्डिंग द वेजेस। जो काम करने का जो वेजेस मिल रहा है उसमें भी क्या था, वहाँ पर भेदभाव था कि मेन को थोड़ा ज़्यादा मिलते थे एंड वुमेन को थोड़ा कम मिलते थे। सो इसके साथ साथ वहाँ के फ्रांस वहाँ के वुमेन्स को, यानी कि फ्रांस के वुमेन्स को डिवोर्स देने का भी कोई अधिकार नहीं था। ये जो डिवोर्स देने का अधिकार था उस टाइम सिर्फ मेन को था। तो ये था वहाँ का वुमेन्स का कंडीशंस जब फ्रेंच रेवोल्यूशंस हो रहे थे। एंड होने के बाद भी जब संविधान आया, हम लोगों ने देखा है कि संविधान के थ्रू भी वुमेन्स को क्या नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं अब रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। यस, वुमेन हैव हैड रेवोल्यूशंस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशंस। वुमेन्स का भी बहुत सारा डिमांड्स था। वो चाहते थे कि उन लोगों का डिमांड्स भी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो
उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, फ्रांस की वुमेन्स ने बहुत सारा ओके वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर ओके वो निकालना स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर में भी ओके बहुत सारा चीज़ रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ द वुमेन्स को लेकर ओके उन लोगों ने न्यूज़पेपर में भी क्या करना शुरू किया, पब्लिश करना शुरू किया। उसी तरह से ओके वो लोगों ने बहुत सारा पॉलिटिकल क्लब बनाए थे, यानी कि जो हम लोगों ने देखा था कि जैकोबिन क्लब ओके एकदम बहुत ही बेहतरीन क्लब, पॉलिटिकल क्लब ओके निकल के आए थे उस टाइम। तो उसी तरह से वहाँ पर बहुत सारा पॉलिटिकल वुमेन्स क्लब भी ओके खुलने लगे, जहाँ पर वुमेन्स अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी डिमांड्स के बारे में ओके देश के बारे में, संविधान के बारे में क्या करते थे, चर्चा करते थे। तो करीब ओके 60 पॉलिटिकल क्लब वहाँ पर वुमेन्स ने क्या किया था स्टार्ट किया था, सेटअप किए थे। एंड ओके उस 60 पॉलिटिकल क्लब में ओके सबसे फेमस यानी कि सबसे पॉपुलर ओके जो क्लब था वो था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन ओके वुमेन। सो दिस इज द मोस्ट ओके पॉपुलर एंड पावरफुल पॉलिटिकल क्लब अमंग द 60 पॉलिटिकल क्लब। तो वो लोग ओके रेवोल्यूशंस के दौरान उन लोगों ने क्या डिमांड किया, उन लोग का डिमांड क्या था, उन लोगों ने क्यों रेवोल्यूशन किया कि सेम पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए एज मेन। यानी कि ओके वुमेन्स को 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे उस कॉन्स्टिट्यूशंस में वुमेन्स को भी ओके किस दर्जा में रखा गया था, पैसिव सिटीजन्स के दर्जा में रखा गया था। तो ओके उन लोग का मेन डिमांड ये था कि ओके उन लोग को भी क्या मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए एज सेम एज मेन। नंबर 1 ओके डिमांड उन लोग का ये था। दूसरा यही चीज़ है ओके उन लोगों का बहुत सारा क्या था डिसैटिस्फैक्शन ओके किसके साथ, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791 उसके खिलाफ ओके उन लोगों ने बहुत सारा रेवोल्यूशंस ओके तो कर ही रहे थे। उसके साथ साथ ओके न्यूज़पेपर में भी ओके वो लोग छाप रहे थे कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन से ओके उसने वुमेन्स के साथ क्या नहीं किया, न्याय नहीं किया, इस तरह का ओके न्यूज़पेपर में आ रहे थे। एंड उन लोग का डिमांड ये भी था कि ओके उन लोग को भी क्या मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए। जो वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ ओके किसको दिया गया था 1791 के कॉन्स्टिट्यूशंस ने, सिर्फ ओके रिच पीपल को, यानी कि जो क्या करते टैक्स भरेंगे, कम से कम 3 दिन का वेजेस ओके गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे, उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था। तो वह ओके उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक एक्टिव सिटीजन्स, दूसरा पैसिव सिटीजन्स। तो वुमेन्स को भी ओके उसी दर्जा में यानी कि पैसिव सिटीजन्स में ही रखा गया था एंड उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। तो उन लोग का ओके रेवोल्यूशंस के दौरान ये भी डिमांड था कि वुमेन्स को भी क्या मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए। उसके साथ साथ ओके उन लोगों ने ये भी डिमांड किया कि जो नेशनल असेंबली है ओके जिसका काम था कानून बनाना, है कि नहीं, तो नेशनल असेंबली में वुमेन्स से भी ओके क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। तब जाकर ओके वुमेन्स का जो भी डिमांड है ओके वो असेंबली यानी कि ओके नेशनल असेंबली में वहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे और वहाँ से कानून बनकर वुमेन्स का कंडीशंस क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। तो इसीलिए ओके उन लोगों ने डिमांड किया कि वुमेन्स का ओके और वुमेन्स से भी ओके नेशनल असेंबली में क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। ओके ये डिमांड था ओके फ्रेंच रेवोल्यूशंस में ओके वुमेन्स का, कि वुमेन्स इस तरह का डिमांड कर रहे थे जो ओके वहाँ पर सारे वुमेन्स निकल के आए थे एंड सारे वुमेन्स ओके ओपनली क्या कर रहे थे, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे थे एंड उसके साथ साथ ओके वोटिंग राइट की डिमांड कर रहे थे। अलॉन्ग विद डैट कि नेशनल असेंबली में वुमेन्स का भी क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए ओके ये भी वो लोग डिमांड कर रहे थे। नाउ रेन ऑफ टेरर के टाइम में क्या हुआ, तो जब रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हो गया, अब ये जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम में हुआ है ओके 1793 से लेकर 94 ओके। तो उस टाइम रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन फ्रेंच गवर्नमेंट का ओके एक मुख्य यानी कि ओके मेन एक इम्पोर्टेंट ओके रूलर बन गए। तो उसी का ओके वहाँ पर चलते थे। तो रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन क्या करते ओके हम लोग पढ़ चुके कि जो भी रिपब्लिक के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ओके उसे क्या किए जाएंगे, गुलेटाइंड यानी कि उसे एग्जीक्यूट किए जाएंगे, उन्हें सिवियरली पनिश्ड किए जाएंगे। ये तो ओके था ही था। उसके साथ साथ ओके वो क्या भी नहीं चाहते थे कि अब से ओके हमारे फ्रांस में क्या नहीं होना चाहिए, रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। जब वुमेन्स रेवोल्यूशन कर रहे थे तो उस टाइम जैकोबिन को गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ओके जो पॉलिटिकल क्लब बहुत सारा बने थे
अब उसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि ओके अब जो भी प्रॉब्लम्स है ओके हम सॉल्व करेंगे, हम अच्छे से ओके देश का जो भी डेवलपमेंट है वो भी करेंगे, अब कोई पॉलिटिकल क्लब का ज़रूरत भी नहीं है। ओके इस तरह का आदेश दिया गया था। लेकिन वहाँ ओके बहुत सारा वुमेन्स का पॉलिटिकल क्लब क्या हो जाते, खुल जाते। तो नंबर 1 तो हम लोगों ने देखा था ओके 60 पॉलिटिकल क्लब वहाँ पर सेटअप हुआ था। रेन ऑफ टेरर के दौरान जैकोबिन गवर्नमेंट ने जितना भी वुमेन्स क्लब था उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया, बैन कर दिया कि अब से कोई भी पॉलिटिकल क्लब हमारे देश में नहीं होगा, यानी कि वुमेन्स का भी कोई पॉलिटिकल क्लब नहीं रहेंगे। सब वुमेन्स क्लब को क्या कर दिया, पॉलिटिकल क्लब को बैन कर दिया। ये रेन ऑफ टेरर के दौरान हुआ है। उसके बाद जितना भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ओके कर रहे थे देश में, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो कि अदर वो फ्रेंच सिटीजन हो, उसे भी क्या कर दिया, बैंड कर दिया। ओके जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम में तो जो भी जैकोबिन गवर्नमेंट के खिलाफ ओके थोड़ा भी आवाज़ उठाएंगे उसे क्या कर दिए जाएंगे, गुलिटाइंड किए जाएंगे। ओके ये तो हम लोगों ने देखा ही है फ्रेंच रेवोल्यूशंस के दौरान ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। एंड वुमन ओके पॉलिटिकल क्लब का जो प्रोमिनेंट वुमेन्स यानी कि ओके जो लीडरशिप ओके का क्वालिटी ओके जिसमें थे ओके उस तरह का जो वुमन जो आगे आकर ओके आवाज़ उठा रहे थे, तो उन सभी लोगों को जैकोबिन गवर्नमेंट यानी कि रेन ऑफ टेरर के थ्रू ओके वो क्या कर रहे थे, इम्प्रिजनमेंट ओके करके उन बहुत सारी वुमेन्स को क्या भी कर दिया, एग्जीक्यूट यानी कि ओके ख़त्म भी कर दिया। लेकिन फिर भी वुमेन्स ने अपना जो स्ट्रगल है ओके पॉलिटिकल राइट के लिए वो उन लोगों ने कंटिन्यू रखा। उन लोगों ने ओके जो अपना डिमांड था उसे क्या नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। सो यहाँ से ओके यहाँ पर देख सकते हो कि वुमेन्स कंटिन्यूसली क्या करते रहे, रेवोल्यूशंस करते रहे। उसी दौरान ओके जैकोबिन गवर्नमेंट भी ओके उन लोग का मूवमेंट को क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि वुमेन्स वर ओके रियली नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग दैट पीरियड। जो भी हो रहे थे ओके वुमेन्स के साथ ओके नाइंसाफ़ी हो रही थी ओके, इंसाफ के बाद ओके वुमेन्स के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं कर रहे थे, इसीलिए ओके उन लोगों को क्या करना पड़ा, रेवोल्यूशंस करना पड़ा। तो रेवोल्यूशंस ओके उन लोगों ने कंटिन्यू रखने का एक ओके अच्छा रिजल्ट निकल के आए, वो है चेंजेस इन वुमेन्स कंडीशंस, यानी कि वुमेन्स कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो फिर से ओके हम देख सकते हैं यहाँ पर वुमेन्स के रेवोल्यूशंस के कारण बहुत सारा स्कूल्स ओके खोला गया, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। एंड कंपल्सरी ओके गर्ल्स को बोला भी गया कि सब गर्ल्स क्या करेंगे, स्कूल अटेंड करेंगे, यानी कि सब लोग ओके स्कूल जाएंगे, यानी कि स्कूल्स वर ओपन्ड फॉर द गर्ल्स। ओके दिस इज द बिग अचीवमेंट ओके वी कैन सी बिकॉज ऑफ द वुमेन्स रेवोल्यूशंस ओके इन फ्रांस। फ्रांस का ओके वुमेन्स का ये रेवोल्यूशंस का बिग अचीवमेंट है, बिकॉज ओके हम लोगों ने देखा था उन लोग का कंडीशंस की उन लोगों को क्या नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, उन लोगों को एजुकेशंस ओके प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। एंड ओनली रिचर सेक्शंस के ओके वुमेन्स ही क्या हासिल कर सकते थे, शिक्षा, यानी कि वो भी बहुत ही ओके कम, रेयरली ओके। सेकेंड मैरिज ओके अकॉर्डिंग टू हर विल। पहले वुमेन्स का कंडीशंस क्या था फ्रांस में कि घर के लोग या कि उसका फादर जिससे शादी करने के लिए ओके बोलता था उसी के साथ शादी करना पड़ता था ओके। घर में ओके उसका बेटी का यानी कि ओके डॉटर का कुछ भी नहीं चलते थे। लेकिन अब ये ओके सिस्टम वहाँ पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि वो जिससे चाहती है उसी से वो क्या कर सकती है, शादी कर सकती है ओके। एक्सक्यूज मी, मैरिज अकॉर्डिंग टू हर विल। थर्ड वन, शादी करते वक्त ओके रजिस्टर्ड मैरिज ओके अंडर सिविल लॉ ओके, यानी कि सिविल लॉ ओके यानी कि जो कानून के थ्रू ओके मैरिज ऑफ सर्टिफाइड भी ओके किए जाने लगे वहाँ पर, ताकि ये चीज़ क्या हो, बाद में अगर ओके वुमन के साथ नाइंसाफ़ी हो तो उसे इंसाफ कौन दिलाएंगे, कानून दिलाएंगे। और ये जो डिवोर्स राइट हो गया हम लोगों ने देखा सिर्फ किसको दिया था, मेन को ही ओके पहले हम देखते फ्रांस में, लेकिन अब वुमन को भी दिया गया। अगर कोई वुमन मेन को डिवोर्स देना चाहते, तलाक देना चाहते, तो ऑब्वियसली ओके वो क्या कर सकते, दे सकते ओके। ये भी कानून बनाया गया ओके वहाँ पर, किसके कारण हुआ, ये रेवोल्यूशन के कारण हुआ है। उसी के साथ साथ वुमेन्स को जॉब के लिए भी क्या देने लगे, ट्रेनिंग देने लगे, ठीक है। एजुकेशन के साथ साथ अब ट्रेनिंग देंगे तब ऑब्वियसली ओके वुमेन्स का जो कंडीशन है वो क्या हो जाएंगे, अपलिफ्ट तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं। तो बहुत सारी वुमेन्स ओके आर्टिस्ट ओके का काम भी करने लगे ओके, बिजनेस भी ओके वो लोग क्या करने लगे, अब सेटअप करने लगे, अपने हिसाब से बिजनेस भी करने लगे, जो पहले ओके सब चीज़ ओके वुमेन्स को अलाउड नहीं किए जाते थे फ्रांस में।
यानी कि फ्रांस में वुमेन्स का रिवोल्यूशंस के दौरान ओके वुमेन्स में और वुमेन्स की कंडीशंस में बहुत सारा क्या आया है, चेंजेस आया है। अब जो ये वोटिंग राइट ओके जो बार बार ओके हम लोग देख रहे हैं कि वो दिया कि नहीं दिया है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये वुमेन्स का मूवमेंट था वोटिंग राइट का, ये ओके नॉट ओनली इन फ्रांस बट ओके पूरे यूरोप में ओके वुमेन्स क्या कर रहे थे, इस चीज़ को डिमांड कर रहे थे कि पूरे यूरोपियन वुमेन्स ओके, अब फ्रांस में तो वहाँ के वुमेन्स डिमांड कर ही रही थी क्योंकि हमें भी पॉलिटिकल राइट चाहिए सेम एज मेन, है कि नहीं। लेकिन पूरा यूरोप में वहाँ के वुमेन्स क्या कर रहे थे, वोटिंग राइट के लिए रेवोल्यूशंस कर रहे थे। तो करीब ओके ये 200 साल तक ओके ऐसा ही चला ओके, वो लोग कंटिन्यूसली ओके रेवोल्यूशंस करते रहे, यानी कि ओके वो लोग आवाज़ उठाते रहे ओके, रेवोल्यूशंस तो कंटिन्यू नहीं रहते लेकिन वो लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन फिर भी ओके उन लोगों का आवाज़ नहीं सुने ओके जाते थे। वो कंटिन्यूसली ओके 200 साल तक चला और उसके कारण ओके इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट यानी कि ओके टोटली ओके पूरी दुनिया में वुमेन्स का वोटिंग राइट को लेकर ओके बहुत सारा बात विवाद यानी कि डिस्कशन डिबेट चलने लगे ओके, बहुत सारा मूवमेंट भी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए ओके वो जो फ्रांस में ओके जो फ्रांस का वुमेन्स का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ था ओके, उन लोगों ने जिस तरह से रेवोल्यूशंस किया था, चाहे ओके उसे गुलेंटाइन किए गए ओके, वो जो सेक्रीफाइस की वुमेन्स के लिए जिन जिन लीडर्स को जैकोबिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था, इम्प्रिजेंट किया था, वो पूरे वर्ल्ड की वुमेन्स के लिए क्या हो गया, एक इंस्पिरेशंस हो गया। फ्रांस में ओके वुमेन्स ओके अपने राइट्स के लिए इतना कर सकते तो हम ओके नहीं कर सकते, तो इस तरह का जो इंस्पिरेशन से ओके उन लोग के लिए बने। तो इसीलिए ओके फ्रांस का जो वुमेन्स का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यानी कि रेवोल्यूशन है ओके, उसका बहुत ही ज़्यादा ओके कंट्रीब्यूशंस हम लोग कह सकते हैं, जो ओके आज के दिन वुमेन्स को बहुत सारा राइट्स मिले हैं। तो फाइनली 1946 में ओके फ्रेंच वुमेन्स को टोटली क्या मिल गए, वोटिंग राइट मिल गए। उससे आगे ओके हम लोग बात कर रहे हैं कब थे, 1789 की बात कर रहे ओके, तब भी ओके कंटिन्यूसली चल रहे थे ओके, यानी कि कभी दे रहे थे ओके कभी नहीं दे रहे थे। ज़्यादातर वुमेन्स को तो वोटिंग राइट दिया ही नहीं ओके, बहुत सारे गवर्नमेंट चेंज हुआ ओके, हम लोग देखते फ्रांस रेवोल्यूशंस में, है कि नहीं। फ्रांस रेवोल्यूशंस के दौरान बहुत सारा गवर्नमेंट वहाँ पर रूल करने के लिए आए ओके, रूल किए ओके, लेकिन वहाँ पर वुमेन्स के लिए ओके कभी भी वोटिंग राइट के लिए ओके उसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं किया गया ओके। फाइनली 1946 में फ्रांस की वुमेन को क्या मिला, वोटिंग राइट मिल गए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते ओके एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ फ्रांस, तो वो है ओलंपी डी ओके गाउजेस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ओके। तो यहाँ पर ओके फोटो भी है ओलंपी डी गाउजेस का। उसका जन्म हुआ था 7 मई 1748 में ओके, डेथ हुआ था 3 नवंबर 1793 में। एंड सी वॉज अ ओके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यानी कि ओके पॉलिटिकली ओके सी वॉज वेरी वेरी एक्टिव ओके, हर एक टाइम ओके उसने चाहे ओके 1791 के कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ भी आवाज़ उठाए, जैकोबिन गवर्नमेंट ने जब वुमेन्स के पॉलिटिकल क्लब को बैंड किया था ओके, उसके खिलाफ भी ओलंपी डी गाउजेस ने क्या किया था, आवाज़ उठाया था ओके, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स ओके। ये जो डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स ये लिखा था ओके, यहाँ पर ये इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाए थे, कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ भी आवाज़ उठाए थे ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर वुमेन्स को पैसिव सिटीजन्स में रखा गया था। 1791 में ओके उसने क्या लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। यहाँ पर ओके जो बने थे डिक्लेरेशंस ऑफ, यहाँ पर ध्यान दीजिए ओके, डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मेन है यहाँ पर, मेन एंड सिटीजन्स ओके। ये चीज़ ओके ओलंपी डी ओके गाउजेस को बिल्कुल हजम नहीं हुआ, एकदम डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ओके यहाँ पर मेन क्यों है ओके, उसके साथ ओके वुमेन क्यों नहीं है। इसीलिए 1791 में लिखा ओलंपी डी गाउजेस ने ओके, क्या लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। ये भी होना चाहिए क्योंकि जितना मेन ने फ्रेंच रेवोल्यूशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किसने भी किया है, फ्रेंच के वुमेन्स ने भी किया है। इसीलिए ओके वुमेन्स को भी क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। जो चेंजेस आ रहा है ओके उस चेंजेस में वुमेन्स के डेवलपमेंट के बारे में भी ओके बात होना चाहिए। तो ये ओके लेकर ओके उसने एड्रेस किसको किया था, नेशनल असेंबली को भी ओके भेजा था, वुमेन्स के लिए भी ओके अधिकार होना चाहिए, और वहाँ की ओके क्वीन को भी भेजा था, ठीक है। 1793 में when she criticized the Jacobin government for closing off okay
जो फ्रांस का जो पॉलिटिकल क्लब ओके 1793 में जैकोबिन गवर्नमेंट ने क्या किया ओके सारे वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब को बैंड कर दिया। तो जब बैंड किया तो ओलंपिक डी गाउजेस ने ओके उसके खिलाफ भी ओके आवाज़ उठाए। उसी के कारण जैकोबिन गवर्नमेंट ने ओके उसे क्या किया, ट्रीजन यानी कि धोखेधाड़ी का ओके ये बताया कि बता दिया कि ओके ओलंपिक डी गाउजेस ओके वो रिपब्लिक के खिलाफ थे, इसीलिए ओके इसके ट्रीजन में ओके ये देश को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है ओके, देश के साथ वो गद्दारी कर रहा है। तो इसीलिए ओके ये बहाना बनाकर उसे क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट यानी कि उसे खत्म कर दिया गया। सो दिस इज द ओके स्टोरी ऑफ ब्रेव फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वुमन ओलंपिक डी गाउजेस। नाउ नेक्स्ट ओके ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। नाउ व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी? ओके स्लेवरी मीन्स यू नो डैट ओके जो दास प्रथा था ओके उसे कैसे हटाया गया। उससे पहले ओके हमें ये जानना है कि दास प्रथा ओके कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओके कहाँ से यूरोप में ये स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम बात करते कि फ्रांस का कैरिबियन ओके कॉलोनीज यानी कि गाउडेलोप ओके डोमिनिक सेंट डोमिंगो और उसके बाद मार्टिनिक, ये फ्रांस का कॉलोनी हुआ करते थे। अब ये जो कैरिबियन ओके वो क्या है, अमेरिकन कंट्री है। तो वहाँ से ओके टोबैको शुगर इंडिको कॉफ़ी ओके लेकर वो लोग पूरे यूरोप में क्या करते थे, सेल करते थे, यानी कि यूरोप में ओके ये सब चीज़ों का बहुत डिमांड था, ठीक है। तो यहाँ से ओके अमेरिका से ओके वो लोग लेकर आकर यूरोप में क्या करते थे, सेल करते थे। बेसिकली ओके हम लोग क्या देखते थे पहले ओके ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड ही ओके करते थे। तो धीरे धीरे अब ओके यूरोपियंस का वर्कर्स ओके यहाँ जाना क्या कर दिया, ओके मना कर दिया, इतना दूर ओके नहीं जाएंगे। तो वहाँ से अब प्रॉब्लम होने लगी, स्पेशली प्रॉब्लम ओके ये जो कैरिबियन यानी कि अमेरिका में ओके जो वहाँ पर मेन प्रोड्यूसर था ओके उन लोग के पास, प्रोड्यूसर के पास क्या नहीं था, अब वर्कर्स नहीं थे। वर्कर्स ना होने के कारण वो लोग प्रोडक्शंस नहीं कर पा रहे थे। अब प्रोडक्शंस नहीं मिलेंगे तो फिर ओके यूरोप बाकी फ्रांस इंग्लैंड ओके वो कैसे अपना व्यापार चलाएंगे। इसीलिए ओके उन लोगों ने एक क्या स्टार्ट किया, 17th सेंचुरी में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वहाँ पर स्टार्ट हो गए। ओके यूरोप से वो लोग बोर्डेक्स और नांतेस, ये पोर्ट का नाम है ओके, ये पोर्ट है यानी कि बंदरगाह ओके, यहाँ से क्योंकि उस टाइम तो सी रूट का है ओके वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो बोर्डेक्स और नांतेस से वो लोग अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में वो लोग स्लेव ओके, क्योंकि अफ्रीका उस टाइम ओके बहुत ही पुअर कंट्री था ओके, वहाँ का हालत कुछ ठीक नहीं था, वहाँ के लोग उतना ओके फॉरवर्ड यानी कि डेवलप भी नहीं था। वहाँ पर ओके यूरोप का यानी कि फ्रांस का बहुत सारे बिजनेसमैन जाते थे, वहाँ से लोग खरीदते थे निग्रोस को ओके, यानी कि वहाँ के अफ्रीकन पीपल को। उसके बाद वो अटलांटिक ओके ओशंस होकर फिर अमेरिका में वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है ओके, जो वहाँ पर ये सब प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं ओके, उसका ऑनर है, उसे वो स्लेव वो ओके अफ्रीकन लोग बेच देते थे ओके कि ये ले लो और अपना प्रोडक्शंस करो। अब उसके बाद यहाँ के जो प्रोड्यूसर है ओके उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पर फ्रांस एंड अदर ओके यूरोपियन कंट्रीज का प्रॉब्लम भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह से ओके अब वो लोग फिर से टोबैको शुगर इंडिको एंड कॉफ़ी प्रोड्यूस करेंगे एंड वो फिर कहाँ पर ओके सप्लाई होगा, यूरोप में सप्लाई होगा। इस तरह से ओके ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रही थी, यानी कि ओके स्लेव ओके वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब ये स्लेव को ओके ख़त्म करना था, तो कैसे ख़त्म करेंगे ओके, तो इसके बारे में थ्रू आउट 18th सेंचुरी स्लेवरी के बारे में ओके बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया ओके फ्रांस में, कि फ्रांस में इतना सारा चेंजेस आ चुके ओके, लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी की बात करते। तो वो जो कॉलोनियल ओके यानी कि कॉलोनीज में जो स्लेव है ओके, जो उसे क्या किया जाएगा, उसे ओके फ्री किया जाएगा, उसे स्लेव ही रखेगा। उसे स्लेव रखेंगे तो फिर ओके फ्रेंच रेवोल्यूशंस का ओके मीनिंग ही क्या हुआ, मतलब उसका अर्थ ही क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस का मतलब ही था कि ओके फ्रीडम भी लाना। तो वो स्लेव्स को क्या करेंगे ओके, तो नेशनल असेंबली ने बहुत बार ओके डिस्कस भी किया ओके, लेकिन वो कंफ्यूजन में थे। इसीलिए कंफ्यूजन में थे कि अगर वो लोग ओके उन लोग को फ्री कर देते तो फिर बिजनेसमैन ओके वहाँ के फ्रांस का बिजनेसमैन ओके नेशनल असेंबली या तो ओके वहाँ के गवर्नमेंट के साथ क्या हो जाते ओके गुस्से में आ जाते, क्योंकि उन लोग का मेन कमाई यानी कि इनकम भी ओके उसके थ्रू हो रहा था। तो फाइनली ओके 1794 में एक कानून बनाया और सब स्लेव्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया ओके। फ्री करने के बाद वो 10 साल तक रहा ओके, ज़्यादा वो परमानेंटली नहीं रहा। फिर से नेपोलियन बोनापार्ट ने ओके जब फ्रांस को कंट्रोल करना शुरू किया, फ्रांस को रूल करना शुरू किया ओके, नेपोलियन ने फिर स्लेवरी सिस्टम क्या किया, स्टार्ट किया, क्योंकि नेपोलियन को अपना पावर बढ़ाना था ओके, एंड उसके हिसाब से ओके उसे
को भी ओके अपने पास ही रखना था। एंड कॉलोनीज में ओके प्रोडक्शंस होना भी बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए ओके उसने फिर से स्लेवरी सिस्टम को क्या किया, स्टार्ट किया। तो फाइनली 1848 में फिर से रेवोल्यूशन हुआ ओके। उसके दौरान फ्रेंच कॉलोनीज में ओके जितना भी स्लेव थे वो सब क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, यानी कि स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया गया। सब स्लेव्स को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया ओके। यहाँ पर नाउ द रेवोल्यूशन इन द एवरीडे लाइफ में ओके हम लोग देखते हैं यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 ओके। उसने बहुत सारा चेंजेस लाए हैं ओके, वुमन, मैन एंड चिल्ड्रेन इवन ओके। पूरे वर्ल्ड के ओके कंट्री के पीपल में फ्रांस रेवोल्यूशंस ने बहुत सारा चेंजेस लाए हैं, ये तो ओके हमें एक्सेप्ट ओके करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आज के दिन हमारे इंडिया में भी, हमारे भारत के संविधान में भी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे ओके हम लोग प्रिंसिपल का क्या करते, फॉलो करते। वो कहाँ से आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया है। एंड रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो आइडिया था कि लिबर्टी, इक्वलिटी को एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करने का, यानी कि उसे ओके प्रैक्टिकली ओके उसे क्या करने के लिए, उसे मतलब लागू करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ओके हर टाइम ओके रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोशिश किया है। हर एक गवर्नमेंट ने फ्रांस में ओके अलग अलग गवर्नमेंट ने किया था। जैकोबियन ने ओके, नेशनल असेंबली ने, है कि नहीं, डायरेक्टरी रूल्स ने रूल किया था, लेकिन सभी का यही प्रयास था कि ओके लिबर्टी, इक्वलिटी ओके, फ्रेटर्निटी जैसे ओके जो प्रिंसिपल हो कि वो फ्रांस में क्या हो, लागू हो। उसी के लिए ओके उन लोगों ने काम किया है। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन ओके, कितना बहुत सारा राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब अधिकार दिया गया था। वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशंस का ही ओके कारण हुआ है। सेंसरशिप जो ओके हट गए थे, क्योंकि पहले राजाओं के टाइम में, मोनार्की के टाइम में, जब ओके लुइस 16 यानी कि लुइस 15, 14 के टाइम में कोई भी, चाहे वो ओके ड्रामा हो, चाहे वो पोइम हो ओके, चाहे स्टोरी हो, चाहे जो भी ओके जो मीडिया से ओके कनेक्टेड है ओके, उसे पब्लिश करने से पहले किंग को दिखाना होता था ओके, एंड उसके बाद ही उसे क्या किए जाते थे, पब्लिश किए जाते थे। अब उसे क्या कर दिया गया ओके, हटा दिया गया। अब कोई भी ओके किसी भी तरीके का ओके मीडिया को क्या कर सकते, पब्लिश कर सकते। ये चीज़ भी ओके हम लोगों को देखते रेवोल्यूशंस के कारण ही। फिलोसॉफी विच वर रिटन बाय फिलोसोफर्स वर लिमिटेड टू ओके एजुकेटेड पीपल, क्योंकि देखिए यहाँ पर कि वो जो फिलोसोफर्स ने बहुत सारा फिलोसॉफी लिखी थी ओके, वो सिर्फ सीमित रहा, लिमिटेड रहा ओके, जो एजुकेटेड पीपल के बीच में ही ओके वो सीमित रहा। अब जब सेंसरशिप को हटाए गए तो बहुत सारे ओके प्लेस, सॉन्ग ओके, फेस्टिव प्रोसेशंस के थ्रू ओके वो कॉमन पीपल के पास भी पहुंचने लगे। अब कॉमन पीपल जो पढ़ा लिखा ओके पीपल नहीं ओके, उन लोग को भी समझ में आ गया कि ओके कि लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, व्हाट इज द सेपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट ओके, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ पावर, व्हाट इज लेजिस्लेटिव ओके, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये सब चीज़ ओके कॉमन पीपल को भी याद हुआ, यानी कि अनएजुकेटेड पीपल को भी याद हुआ, जो पहले ओके एकदम सीमित रहा, वो एकदम एजुकेटेड पीपल में सीमित रहा ओके। अब एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप के बाद ओके प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव जैसे ओके प्रोसेशंस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये था ओके हमारा रेवोल्यूशंस एंड द एवरीडे लाइफ ओके। नाउ कंक्लूजन में ओके हम लोग क्या कह सकते हैं ओके, वी कैन कंक्लूड आवर फ्रेंच रेवोल्यूशंस ओके विद द नेपोलियन बोनापार्ट, है कि नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट को पहले क्या, किस रूप में देखे जाते थे, मसीहा के रूप में। हर ओके यूरोपियन कंट्रीज में ओके वहाँ के लोगों ने नेपोलियन को एक मसीहा के रूप में देखा है ओके, उन लोगों को वेलकम किया है कि नेपोलियन आएंगे, यानी कि नेपोलियन का आर्मी आएंगे, यानी कि फ्रेंच आर्मी आएंगे, तो ओके हमारे देश में भी लिबर्टी आएंगे, इक्वलिटी आएंगे, बहुत सारा ओके रिफॉर्म्स आएंगे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों को याद हुआ अदर यूरोपियन कंट्रीज में कि ओके नेपोलियन बोनापार्ट का आर्मी तो ओके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे ओके, पूरे यूरोप में ओके वो लोग क्या करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे। इवन उन लोग के ऊपर टैक्स भी इम्पोज ओके करते थे, या तो ओके करने लगे बहुत सारा टैक्सेस। उसके साथ साथ उन लोगों को आर्मी में भी क्या होना पड़ता था, रिक्रूट होना पड़ता था ओके, नेपोलियन के लिए लड़ना पड़ता था। तो धीरे धीरे ओके अब उन लोगों को नेपोलियन का ओके जो असलियत ओके वो सामने आ रही थी, यानी कि ओके पता चल रहा था। अब फाइनली फ्रांस को ओके रशिया ओके, इंग्लैंड ओके, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया ओके सब मिलकर हरा देते बैटल ऑफ वाटरलू में। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट भी खत्म हो गए। उसके बाद फिर से ओके वहाँ पर मोनार्की को क्या करते, रिस्टोर करते ओके 1815 में।
जो ट्रीटी ऑफ वेना हुआ था, ओके, उसके दौरान फिर से पूरा यूरोप में कंजर्वेटिव ने ठान लिया कि ओके अब से ओके हम क्या करेंगे, यूरोप में फिर से मोनार्की रूल को ही हम लोग सेट करेंगे, यानी कि ओके स्टैब्लिश्ड करेंगे परमानेंटली। तो इसके ओके इसी से ओके नेपोलियन बोनापार्ट का रूल भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ओके जो कंक्लूजन में है, लिबर्टी, इक्वलिटी, ओके डेमोक्रेटिक राइट, ओके फ्रेंच रेवोल्यूशंस का एक क्या हो गया, लिगेसी हो गया, यानी कि इसका जो श्रेय हो कि इसका क्रेडिट ओके हम किसको दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशंस को ही दे सकते हैं, ऑब्वियसली, है कि नहीं। ये सिर्फ ओके फ्रांस में ही नहीं रहा, अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी ओके ये आइडियाज बहुत ही ज़्यादा क्या होने लगे, पॉपुलर होने लगे। इवन ओके हमारे एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में भी ओके लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे। फ्यूडल सिस्टम्स ओके ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। जो थर्ड स्टेट पीपल को या तो गरीब पीपल को ओके अपने मालिक के घर में काम करने के लिए ओके जाना पड़ता था, ये सिस्टम भी खत्म हो गया। और उसके बाद अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो ओके टीपू सुल्तान, ओके राजा रामन रॉय ने भी ओके फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, वहाँ के आइडिया को ओके जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक राइट को क्या किया, रेस्पॉन्ड किया, यानी कि ओके उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जो ओके फ्रेंच रेवोल्यूशन दौरान जो आए आइडिया वो सही आए, ओके वो आइडियाज़ यानी कि वो राइट्स ओके हमारी इंडिया में भी आना चाहिए। तो फाइनली ओके ये हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ओके एंड हो गया। आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया है। इसी तरह से ओके बाकी चैप्टर भी हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए ओके हैव अ नाइस टाइम, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।